और गांव उत्तर भारत के एक सुकूनपूर्ण कोने में बसा हुआ था। यहाँ की हर सुबह ताजगी से भरी होती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग गरीबी के दुख से परेशान थे। गोपाल अपने किसान दोस्त मनोहर से बातें कर रहा था। पता नहीं इस कस्बे में अब पहले जैसी रईसी क्यों नहीं रही। हाँ, कुछ सालों से गरीबी बहुत बढ़ गई है। बात यह है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं लक्ष्मी जी क्या चाहती है। वो हमसे खुश होती ही नहीं है। अरे, हम जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं? इस बारे में कस्बे के सरपंच को कुछ करना चाहिए। शहर से कुछ लघु उद्योग कस्बे में लाए हैं। किसानों को अच्छे फसलों की दाम दिलाने की कोशिश करें और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ करें। लेकिन नहीं, संपत राव तो सरपंच के नाम पर धब्बा है। भला उससे क्या उम्मीद करें? आओ, नहीं तो काम वक्त पे पूरा नहीं होगा। चलो काम करते हैं। हाँ, काम तो करना ही होगा। कस्बे में काले तेल का कुआं थोड़ी ना बन जाएगा जिससे बेचकर हम रईस बन जाए। हाँ, ठीक कह रहे हो। गोपाल का खेत छोटा था, लेकिन वो अपने खेत से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी बीवी आशा और एक 10 साल का बेटा राघव उसका सहारा थे। एक दिन आशा गोपाल से कहने लगी, गोपाल, हम कब तक इस तरह मेहनत करते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? इस गरीबी ने तो हमारी जान ही निकाल दी है। आशा, हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला हमारी मेहनत देख रहा है। एक दिन सब ठीक होगा। हमें बस अपना काम सही तरीके से करना होगा। गोपाल का खुद पर यकीन और उसकी मेहनत और उसका प्यार ही था जो इस परिवार को इतनी मुश्किल हालात में भी एक साथ रखे हुए था। लेकिन उनके फिक्र की एक और वजह थी, उनका बेटा राघव। वो बचपन से ही बीमार रहता था। इस गरीबी से तो हम जैसे तैसे लड़ लेते हैं, लेकिन राघव की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। गांव के आसपास के हर डॉक्टर और वैद्य से इसका इलाज करा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब कल फिर से एक डॉक्टर के पास इसे लेकर जाऊंगी। आशा अपने बेटे राघव को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने राघव को चेक करने के बाद कहा, दरअसल जब राघव आपके गर्भ में था तो आपका सही तरीके से ख्याल नहीं रखा गया था। इसी वजह से राघव के जिस्मानी तरक्की में बहुत कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चा पैदा होने के बाद भी कमजोर रहता है। अब पता नहीं डॉक्टर साहिबा, गलती कहाँ हुई? हमने तो अच्छे से ख्याल रखा था। डॉक्टर आंटी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? क्यों नहीं बेटा, अगर राघव को शहर ले जाकर किसी अच्छे खास डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन उस इलाज में बहुत खर्चा होगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? पैसे तो काफी लगेंगे, शायद रकम लाखों में हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर राघव का इलाज कराने के लिए गोपाल और आशा उसे शहर ले जाना चाहते थे, मगर पैसों की तंगी की वजह से वो जा नहीं सकते थे। इस गरीबी का इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पैसे होते तो जल्दी जाकर शहर के डॉक्टर को दिखा आते। मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस बार अच्छी फसल हुई तो सबसे पहले यही काम करेंगे। तब तक हमें राघव का काफी ख्याल रखना होगा। अब गोपाल अपने खेत में ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन हल चलाते वक्त अचानक हल किसी सख्त चीज से टकरा गया। गोपाल ने घबराते हुए हल को बाहर खींचा और देखा कि जमीन से कुछ चमकदार चीजें निकल रही थीं। उसे बाहर खींचते हुए गोपाल ने देखा कि एक सोने का दीपक था जो अब तक जमीन में गड़ा हुआ था। ये क्या है? ये तो बहुत पुराना दीपक लगता है। इसे घर ले जाकर साफ करता हूँ। गोपाल जब घर आया तो उसने दीपक को साफ किया। तब पता चला कि वो दीपक सोने का है। आशा दीपक को देखकर बेहद खुश हुई। आशा ने दीपक को देखकर खुशी से कहा, वाह, ये तो सोने का दीपक लगता है। सुनो जी, क्या हम इसे बेच दें तो अच्छे पैसे आ सकते हैं ना? हम राघव का इलाज भी करवा सकते हैं। हमारी गरीबी भी इससे दूर हो सकती है। ठीक कह रही हो आशा। कल ही शहर जाकर इस दीपक को बेच आऊंगा। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। देखो तो, ये दीपक कितना बढ़िया है। जैसे ही गोपाल ने दीपक को अच्छे से रगड़ा, कमरे में एक अजीब सा धुआं फैलने लगा। कुछ वक्त में
वो धुआं एक बड़े और खौफनाक जिन में तब्दील हो गया, जिनकी आंखों में चमक थी। तुमने मुझे इस दीपक से बाहर निकाला है और अब मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बोलो मेरे मालिक, तुम्हें क्या चाहिए? क्या 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 तुम मेरी सच में मदद करोगे? हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, इस ख्वाहिश का इस्तेमाल समझदारी से करना। तुम्हारे पास एक ही मौका है। गोपाल सोचने लगा। अजी सोच क्या रहे हो? जल्दी से कहो कि हमारे राघव की तबीयत ठीक कर दो। हे जिन बाबा सुनो। गोपाल ने आशा को बीच में रोक दिया। नहीं नहीं आशा, रुक जाओ। अब हम राघव की तबीयत तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमारी ही तकलीफ दूर होगी। अगर हम इससे ऐसा कुछ मांगे जिससे हमारी और कस्बे की सारी परेशानियां दूर हो जाए तो सबका अच्छा होगा। सही कह रहे हैं आप। गोपाल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमारे कस्बे में गरीबी है। अगर हमें काले तेल का कुआं मिल जाए तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। यहाँ पर एक ऐसा तेल का कुआं होगा जो सोने से भी कीमती होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये कहकर जिन अचानक गायब हो गया। गोपाल और आशा खुश हुए। अगली सुबह गोपाल जब आशा और मनोहर के साथ खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा कुआं खुदा हुआ था। कुएं से एक गहरे काले रंग का तेल बह रहा था। गोपाल को ये देखकर यकीन ही नहीं हुआ। ये तो सचमुच जादू है। ऊपर वाले ने हमारे मेहनत का फल दिया है। हे भगवान, देखो तो कैसे तेल से लबालब भरा हुआ है। वाह भाई गोपाल, मुझे लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। गोपाल और मनोहर ने कुएं से तेल निकाला और उसे बाजार में बेच दिया। उन्हें बहुत पैसे मिले। गोपाल ने जल्द ही इतनी बड़ी रकम कमाई कि राघव का इलाज हो गया। उसने अपने खेत की मरम्मत की, परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे और एक आरामदायक घर बनाया। मनोहर का भी यही हाल था। वाह गोपाल, अब तो हमारे सारे दुख खत्म हो गए। अब मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। मनोहर, करोड़पति बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे कस्बे के लोगों के लिए कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो गोपाल। गोपाल ने तेल से मिली हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा गांव की तरक्की में लगाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो सके। किसानों की फसल अच्छे दामों में बिकवाई। वाह गोपाल, तुमने तो कस्बे का रंग रूप ही बदल दिया। इतनी तरक्की तो संपतराव ने सरपंच रहते हुए भी नहीं किया जितना तुमने किया है। गोपाल, इस बार सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर तुम्हें भी आना चाहिए। अच्छा फैसला है। सरपंच बनने के बाद मैं इस कस्बे की और ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। गांव के कुछ लोग गोपाल के चुनाव में खड़े होने के फैसले की तारीफ कर रहे थे, लेकिन गांव का सरपंच संपतराम उससे जलने लगा। संपतराम अपने खास आदमी धर्मा से बात कर रहा था। वो हमें चुनाव में टक्कर देगा। अरे 20 सालों से हम इस कस्बे के सरपंच हैं। उसका सारा जोर इस तेल के कुएं पर टिका हुआ है। हमें उस कुएं पर अपना कब्जा करना होगा। आप फिक्र मत करिए मालिक, मैं अपने आदमी ले जाकर आज रात ही गोपाल के कुएं पर जाता हूँ। वो इस तेल के कुएं पर ही फुदक रहा है ना। मैं आज ही उस कुएं से सारा तेल निकाल लूंगा। हाँ जा, आज रात ही चला जा। कुआं खाली करने के बाद फिर से कुआं भरने में 2-3 दिन तो लगेंगे ही ना। जब भरेगा तो फिर से जाकर तेल निकालेंगे। संपतराम ने रात के वक्त अपने आदमियों को भेजा ताकि वो गोपाल के कुएं से तेल निकाल सकें। लेकिन जैसे ही आदमियों ने कुएं से तेल निकालने की कोशिश की, अचानक कुएं से आग की लपटें उठने लगी। ये देखकर सभी डर के मारे भाग गए। अगले दिन जब गोपाल को इस बात का पता चला तो उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं है, ये ऊपर वाले की बरकतें हैं और इसकी खुशी हम सभी को मिल रही है। लेकिन अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ये कस्बे को नुकसान पहुंचाने के जैसा है। रुको गोपाल, हम संपतराव को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज तो उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ वक्त में संपतराम के घर पुलिस पहुंच गई। संपतराम, तुमने गोपाल के तेल के कुएं को आग लगाने की कोशिश की है।
ये तेल का कुआं गोपाल की अपनी जायदाद है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तभी गोपाल की आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। रुक जाइए इंस्पेक्टर मैम, ये आग किसी ने नहीं लगाई है। किसी हादसे की वजह से ये आग लगी है। लेकिन गोपाल, आपके गांव के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें कोई गलत फहमी हो गई थी। इसमें संपत राम जी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, आप ही ऐसा कह रहे हैं तो केस ही नहीं बनता, हम चलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर चली तो गई, लेकिन संपत राम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हारे कुएं के तेल को चुराने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगा था, मुझे माफ कर दो। संपत राम जी, गलती इंसान से ही होती है। आप गलत रास्ते पर चलने लगे थे, लेकिन आपके आंसू बता रहे हैं कि आपको अपने किए पर अब पछतावा है। संपत राम जी, जो हुआ अब उसे भूल जाइए। हम अपने कस्बे को आदर्श कस्बा बनाएंगे और इसकी बहुत तरक्की करेंगे।